दोस्तों नमस्कार, मिस्टर स्टडी किंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है पौधों में अनुकूलन, इसको शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सभी पौधे और जंतु जिस परिवेश में रहते हैं उसे उसका वासस्थान कहते हैं। जो सभी पौधे होते हैं और जो जंतु जिस परिवेश में जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं उसे उसका वासस्थान कहते हैं। और अगली हेडलाइन पे आ जाइए। सभी सजीव जंतु अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं तथा यह प्राकृतिक रूप से उनके आचरण, आकृति, विज्ञान, शारीरिक रचना तथा जीवन पद्धति को प्रभावित करता है। जो सभी जंतु होते हैं अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। यह उनके आचरण, आकृति, विज्ञान, शारीरिक रचना, जीवन पद्धति के लिए प्रभावित करता है वातावरण। अब देखिए, विभिन्न पौधे विभिन्न वातावरणों में रहते हैं और वृद्धि करते हैं। कुछ पौधे भूमि पर, कुछ जल में, कुछ मरुस्थलों आदि में वृद्धि करते हैं। ये सभी स्थान जहाँ प्राणी रहते हैं उनके आवास कहलाते हैं। तो जो पौधे होते हैं विभिन्न वातावरणों में रहते हैं और वृद्धि करते हैं। कुछ पौधे जल में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं और वहाँ पर वृद्धि करते हैं। ये सभी स्थान जहाँ प्राणी रहते हैं उनके आवास कहलाते हैं। तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक पेड़ पौधे का आकार उसके परिवेश में अनुकूल बन जाता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। तो जो प्रत्येक जो पेड़ पौधा है उसका आकार उसके परिवेश के अनुकूल हो जाता है, अर्थात उसके वातावरण के अनुकूल हो जाता है, अनुकूल बन जाता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। आगे देखिए, पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों का वर्गीकरण अगली लाइन है, इसमें देखते हैं। पौधे विश्व के सभी प्रकार के स्थानों जैसे मैदानी क्षेत्रों, जल में, दलदल में, ठंडे प्रदेश में आदि जगहों पर पाए जाते हैं। वातावरण के आधार पर पौधों को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्थलीय पौधे, नंबर 2 जलीय पौधे। तो जो पौधे पूरे विश्व में सभी प्रकार के स्थानों पर पाए जा रहे हैं। जैसे में आपके लिए मैदानी क्षेत्र है, जल में है, दलदल में, ठंडे प्रदेशों में आदि जगह पर पाए जा रहे हैं। तो जो पौधों का वर्गीकरण है वह वातावरण के अनुसार किया गया है 2 भागों में। मुख्यतः 2 भाग हैं, स्थलीय पौधे और जलीय पौधे। अब पढ़ते हैं पहली हेडिंग, स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे में पढ़ेंगे हम, भूमि पर उगने वाले पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। ये मैदान, मरुस्थल और पर्वत और दलदली भूमि पर उगते हैं। स्थान और जलवायु के प्रभाव से इनका आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं भूमि पर उगने वाले, जो भूमि पर उगते हैं, जमीन पर उगते हैं, इनके लिए स्थलीय पौधे कहते हैं। ये मैदान में उग सकते हैं, मरुस्थल पे उग सकते हैं, पर्वतों में उग सकते हैं, दलदली भूमि पर उगते हैं। स्थान और जलवायु के कारण इनका आकार भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात वो जो मैदान में उग रहे हैं उनका आकार कुछ अलग होगा, मरुस्थल पे उगने वाले पौधों का आकार अलग होगा, पर्वतों पर उगने वाले पौधों का आकार अलग होगा, जलभूमि में, दलदली भूमि में जो उगते हैं उनका आकार कुछ अलग होगा। चलिए अब देखते हैं स्थलीय पौधों के प्रकार। स्थलीय पौधों के प्रकार। नंबर 1 ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु प्राय ठंडी होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पौधों को उगाने के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता होती है।
शिमला, सोलन, कश्मीर तथा मसूरी आदि स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधों की पत्तियां सुई जैसी पतली, नुकीली तथा चिकनी होती हैं। इनमें फूल के स्थान पर शंकु जैसे भाग होते हैं, अतः इन पर बर्फ आसानी से नहीं ठहरती। जैसे देवदार, चीड़, पलूदर आदि इसी प्रकार के पेड़ हैं। इनके तने मोटे तथा काष्ठीय होते हैं। सरू नामक वृक्ष सीधे तथा शाखायुक्त होते हैं। जो ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे होते हैं, इसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कैसी जलवायु प्राय ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पौधों को उगने के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो पौधे पाए जा रहे हैं उनके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे शिमला, सोलन, कश्मीर, मसूरी आदि स्थानों पर उगने वाले अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो सुई जैसी पतली, नुकीली तथा चिकनी होती हैं। ये जो स्थान है यहाँ पर जो पौधे उग रहे हैं, इनकी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं जो सुई जैसी पतली तथा नुकीली होती हैं। इनमें फूल के स्थान पर शंकु जैसे भाग होते हैं तथा इन पेड़ों की पत्तियां होती हैं, इन पे नुकीली होने के कारण जो बर्फ ऊपर से आसमान से बर्फ गिरती है वह इन पर नहीं ठहरती है। उदाहरण के लिए देवदार, चीड़, पलूदर के वृक्ष, इनके तने मोटे होते हैं तथा काष्ठीय होते हैं। सरू नामक वृक्ष सीधे शाखा युक्त होते हैं। ये देखिए चीड़ का वृक्ष है, यहाँ पे ये चीड़ के वृक्ष हैं, ये देवदार हैं, ये पलूदर के वृक्ष हैं। तो विभिन्न जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मैदानी पौधे। नंबर 2, मैदानी पौधे। मैदानों में उगने वाले पौधों के तने ठोस होते हैं। जो मैदानों में पौधे उग रहे हैं उनके जो तने होते हैं वह ठोस होते हैं। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। इन पौधों में अनेक शाखाएं होती हैं। मैदान पर जो पौधे हैं इनमें शाखाएं अनेक होती हैं और जड़ें दूर तक फैली होती हैं। ये पर्याप्त गर्मी और सर्दी को सहन कर सकते हैं। ये पौधे गर्मी में पत्तियों से लदे रहते हैं। सर्दियों में इन पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। ये हमें घनी छाया देते हैं। शीशम, आम, बरगद, गुलमोहर, पीपल, नीम आदि पौधे मैदानी भागों में पाए उगने वाले पौधे हैं। तो जो मैदानी पौधे होते हैं इनके तने ठोस होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, इनमें शाखाएं होती हैं, अनेक शाखाएं, जड़ें बहुत बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं। गर्मी सर्दी को सहन कर सकते हैं। गर्मियों में पत्तियों से लदे होते हैं, सर्दियों में पत्तियां गिर जाती हैं या जड़ जाती हैं। ये हमें घनी छाया देते हैं, जैसे शीशम, आम, बरगद, गुलमोहर, पीपल, नीम आदि। तो अब हमने नंबर 2 हेडिंग कंप्लीट कर लिया है। चलिए आप देखते हैं आगे। ये देखिए बरगद का वृक्ष है। इसकी जो शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं, पत्तियां भी हैं। ये मैदानी क्षेत्रों के उदाहरण थे बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष। चलिए अब देखते हैं नंबर 3, गर्म तथा आर्द्र नम जलवायु में उगने वाले पौधे। तो गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधे सदा हरे बने रहते हैं। इनमें जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने की शक्ति होती है। नारियल, बांस, रबड़ आदि के पौधे गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधे हैं। तो जो गर्म तथा नम जलवायु में उगने वाले जो पौधे होते हैं, ये जो पौधे हैं सदा हरे बने रहते हैं। इनमें जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, जैसे जो परिवर्तन हो रहा है इन सब के लिए सहन करने की शक्ति होती है। तो उदाहरण में देखिए नारियल, बांस, रबड़ आदि के पौधे ठंडी तथा गर्म जलवायु दोनों में उगने वाले पौधे हैं। यहाँ पे कुछ इनके चित्र दिए गए हैं, जैसे नारियल का वृक्ष है, ये बांस का वृक्ष है, ये रबड़ का है। तो अब देखते हैं मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे होते हैं शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले ये पेड़ पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं।
ये पौधे सीधे काष्ठीय, सूखी तथा कठोर होते हैं और इन पर बहुत कम शाखाएं होती हैं। इन पर पत्तियां या तो बिल्कुल नहीं होती हैं या कठोर तथा छोटे आकार की होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियों कांटों के रूप में होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, अतः पेड़ पौधों की पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि इन स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधों में पत्तियां या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं। तो जो शुष्क स्थानों पर जो पौधे पाए जा रहे हैं, इनके लिए क्या कहते हैं? मरुद्भिद पेड़ पौधे कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? काष्ठीय होते हैं, सीधे होते हैं, सूखे और कठोर होते हैं। इन पर शाखाएं कम होती हैं, या तो इन पर पत्तियां होती ही नहीं हैं या कठोर तथा छोटे आकार में होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। जहाँ पर ये पौधे उगते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है। पेड़ की पत्तियां कम होने से पेड़ पौधों की पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है। इन पेड़ों पर जो नागफनी है, यहाँ पर पत्तियां नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए वाष्पीकरण भी कम होता है। यही कारण है कि इन स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधों में पत्तियां या तो नहीं होती हैं या होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। चलिए अब देखते हैं अगली लाइन। नागफनी, कांटेदार बेर, कीकर आदि इसी प्रकार के पेड़ पौधों की श्रेणी में आते हैं। मरुस्थल तो जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ें भूमि में गहरी तथा लंबी होती हैं। मरुस्थल में जल बहुत गहराई में मिलता है, अतः इन पेड़ पौधों की जड़ें गहराई से जल अवशोषित करती हैं। तो उदाहरण में क्या है? नागफनी, कांटेदार बेर, कीकर आदि प्रकार के पौधे इस जो ये श्रेणी है मरुस्थलीय पौधे, इसकी श्रेणी में आते हैं। तो मरुस्थल में पाए जाने पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जड़ें होती हैं भूमि में गहरी तथा लंबी होती हैं। मरुस्थल में जल बहुत गहराई में मिलता है। इन पौधों की जड़ें गहराई से जल अवशोषित करती हैं। चलिए अब देखते हैं अगली हेडिंग, दलदली पौधे। नंबर 5 है दलदली पौधे। ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ मिट्टी चिकनी तथा दलदली होती है। दलदली स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधे कच्च वनस्पति कहलाते हैं। दलदली भूमि के भीतर श्वसन के लिए पर्याप्त वायु न मिलने के कारण इन पेड़ पौधों की जड़ें बाहर आ जाती हैं। दलदली पौधे हैं ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी कैसी होती है? चिकनी तथा दलदली होती है। दलदली स्थानों पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए कच्च वनस्पति कहते हैं या कच्च वनस्पति कहलाते हैं। दलदली भूमि के भीतर श्वसन की मात्रा अर्थात श्वसन पर्याप्त वायु जो है वो पर्याप्त मात्रा में न मिले तो इन पौधों की जो जड़ें होती हैं ये बाहर निकल आती हैं भूमि से। दलदली भूमि कैसी है? यहाँ पे चिकनी तथा दलदली, तो यहाँ से जो जड़ें हैं इनकी बाहर निकल आती हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब नंबर 2 है हमारा जलीय पौधे। जल के अंदर उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। जो पौधे जल के अंदर उगते हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं? जलीय पौधे। इन्हें जलोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। जो जलीय पौधे हैं इनके लिए जलोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ पूर्णतः जल के अंदर उगते हैं और कुछ जल की सतह पर तैरते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे थे। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जो जलीय पौधे हैं इनके लिए क्या कहते हैं? जल के अंदर उगने वाले पौधों के लिए जलीय पौधे कहते हैं। इन्हें जलोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जल के अंदर उगते हैं, कुछ जल की सतह पर उगते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए अब देखते हैं पहला प्रकार कौन सा है। जलमग्न पौधे, जल में डूबे रहने वाले पौधे। पूरी तरह पानी में डूबे रहने वाले पौधे जलमग्न पौधे कहलाते हैं। जलमग्न पौधे कौन से होते हैं? जो पूरी तरह पानी के अंदर डूबे रहते हैं। ये पौधे जड़ों की सहायता से तालाब या पोखर की मिट्टी में जमे रहते हैं। ये जल के तेज बहाव को सहन कर सकते हैं। इनमें रंध्र नहीं होते। ये अपने शरीर की सतह से सांस लेते हैं।
इनकी पत्तियां छोटी तथा सक्रिय होती हैं। ये पत्तियां पानी के बहाव की दिशा में घूम जाती हैं तथा टूटती नहीं हैं। उदाहरण थे फीते वाली घास, तालाबी खरपतवार, पेलिसनेरिया आदि। तो जो जल के अंदर डूबे रहते हैं पौधे, उनके लिए कहते हैं जलमग्न पौधे। ये पौधे जड़ों की सहायता से तालाब तथा पोखर की तली की जो मिट्टी होती है उसमें जमे रहते हैं। जल के तेज बहाव को सहन कर सकते हैं। इनमें रंध्र नहीं होते हैं और जो शरीर की सतह से सांस लेते हैं। इनकी पत्तियां छोटी तथा सक्रिय होती हैं तथा पानी के बहाव की दिशा में घूम जाती हैं। उदाहरण है फीते वाले घास, तालाबी खरपतवार, वेलिसनेरिया। देखिए ये नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। फीते वाली घास है, तालाबी खरपतवार है, वेलिसनेरिया है। अब देखते हैं नंबर 2, जल में तैरने वाले पौधे। जल में तैरने वाले पौधे, ये पौधे पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। इनका तना छोटा तथा जड़ें उचित रूप से विकसित नहीं होती। इनकी पत्तियां पर एक मोटी मोम जैसी परत होती है जिससे पानी की सतह को गीला न कर सके तथा रंध्र-भंध्र न हो सके। उदाहरण था जलकुंभी, सिंघाड़ा, डकवीड, बोल्फिया आदि। जो पानी की सतह पर पौधे स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं, जल में तैरने वाले पौधे कहलाते हैं। तना छोटा होता है इनका, जड़ें उचित रूप से विकसित नहीं होती हैं तथा इनकी पत्तियां एक मोटी मोम जैसी परत होती है। जो पत्तियां होती हैं इनकी मोटी मोम जैसी परत होती है जिससे पानी सतह को गीला न कर सके। जो इनकी पत्तियों की सतह है इनको गीला नहीं कर सके पानी और रंध्र-भंध ना हो सके। तो उदाहरण के नीचे अब कुछ चित्र भी दिए गए हैं। जलकुंभी, सिंघाड़ा, डकवीड। तो अब देखते हैं नंबर 3, जल में रहने वाले पौधे। तो जल में रहने वाले पौधे हैं इस प्रकार के पौधे तालाब या जोहड़ की तली की मिट्टी में अपनी जड़ों की सहायता से जल में स्थिर रहते हैं। ऐसे पौधे का तना लंबा और पत्तियां चौड़ी होती हैं। तने खोखले और हल्के होते हैं। पत्तियां पानी में तैरती रहती हैं। पौधे की ऊपरी सतह पर सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है जिससे ये पत्तियां पानी में गीली नहीं होती। उदाहरण था वाटर लिली, कमल। जो पौधे हैं इस प्रकार के, जो तालाब तथा जोहड़ की तली की जो मिट्टी है अपनी जड़ों की सहायता से जल में स्थिर रहते हैं। ये जो पौधे हैं इनका तना लंबा होता है, पत्तियां चौड़ी होती हैं। तने खोखले और हल्के होते हैं। जो जल में स्थिर रहने वाले पौधे हैं इनके तने खोखले और हल्के होते हैं। पत्तियां पानी में तैरती हैं। पौधे की ऊपरी सतह पर सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है। इनकी जो पत्तियां हैं इन पर मोम जैसी परत होती है जो पानी में गीली नहीं होती हैं। उदाहरण था वाटर लिली का। वाटर लिली का पुष्प है, ये कमल का है। अब हमारे अगला जो हेडिंग है, कीटवच्ची पौधे। ये पौधे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाते हैं। भोजन बनाने के लिए इनकी पत्तियां हरी होती हैं, अतः ये कम नाइट्रोजन वाली मिट्टी में वृद्धि करती हैं। कीड़े मकोड़ों को खाने से ये उनके अपने हिस्सों के खनिज से लवण प्राप्त करते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, गटपर्णी, ड्रोसेरा, सैंडीव्यू आदि कीटहारी पौधे हैं। कीटहारी पौधे में पत्ती कलश के आकार की होती है। इसके अंदर कुछ द्रव्य होता है जो इसमें गिरे हुए कीड़े मकोड़ों को मार देता है। कीड़े कलश के अंदर पचाया जाता है तथा खनिजों को पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो कीटवच्ची पौधे होते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको पकड़ कर खाते हैं। इनकी पत्तियां हरी होती हैं जो भोजन बनाने के लिए काम आती हैं। ये कम नाइट्रोजन वाली मिट्टी में वृद्धि करते हैं। कीड़े मकोड़ों को खाने से ये उनके अपने हिस्से के खनिज लवण प्राप्त करते हैं। ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उनसे अपने लिए पोषक तत्व खनिज लवण प्राप्त करते हैं। उदाहरण है वीनस फ्लाईट्रैप, गटपर्णी, ड्रोसेरा, सैंडीव्यू आदि कीटहारी पौधे हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो गटपर्णी पौधे में पत्ती कैसी होती है, कलश के आकार की होती है। ये देखिए यहाँ पे
इसके अंदर कुछ द्रव्य होता है, इसमें गिरे हुए कीड़े मकोड़ों को मार देती है। जो द्रव्य होता है उसके कारण ये जो इसके अंदर जो पत्ती के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए मार देती है। कीड़े को कलश के अंदर पचाया जाता है तथा खनिजों को पौधे के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये उदाहरण में घटपर्णी है। ये वीनस फ्लाईट्रैप का चित्र दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो वीनस फ्लाईट्रैप की जो पत्ती होती हैं, वीनस फ्लाईट्रैप की पत्ती प्रत्येक आधे भाग में लंबे कांटे होते हैं। कांटों को छूने पर पत्ती के किनारे के दोनों ओर आधे भाग बंद हो जाते हैं तथा कीड़े को बंद कर लेती हैं, जिससे बाद में पौधे द्वारा बचा लिया जाता है। तो जो वीनस फ्लाईट्रैप का पौधा है, इसमें आधे भाग में लंबे कांटे होते हैं। ये कांटे आपके लिए दिख रहे होंगे। कांटों को छूने पर पत्ती के किनारे मुड़ जाते हैं, अर्थात आधे बंद हो जाते हैं अंदर की ओर, जो कीड़े को अंदर बंद कर लेते हैं। यहाँ पर आगे कोई कीड़ा बैठेगा तो ये सारे किनारे हैं जो जाएंगे और जिसे पौधे द्वारा बाद में पचा लिया जाएगा। आप देखते हैं आगे घास परिवार के पौधे। तो घास परिवार के पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जो ना तो अधिक शुष्क ना ही अधिक गर्म होते हैं, शुष्क ना ही नम होते हैं। इन वृक्षों के समान अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना और बांस आदि घास परिवार के पौधे के उदाहरण हैं। तो घास परिवार के पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं ना इन्हें ज़्यादा अधिक गर्मी की आवश्यकता है, ना ही ज़्यादा इन्हें सर्दी की आवश्यकता है। ऐसे अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं होती इन पौधों के लिए। उदाहरण में चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का आदि। बांस घास परिवार के पौधे हैं। देखिए ये चावल है, ये गेहूँ है, ये गन्ना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनके लिए भी बता देता हूँ और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं, बिल्कुल सही बात है। पौधों को उनके वातावरण के अनुसार दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्थलीय पौधे व जलीय पौधे। ये हमने पढ़ लिया है। मैदानों में उगने वाले पौधों के तने ठोस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दलदली स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधे कच्ची वनस्पति कहलाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पौधों की पत्तियां सपाट और पतली होती हैं। अब देखिए नीचे। जलीय पौधे तीन प्रकार के होते हैं। जल में तैरने वाले पौधे, जल में स्थिर रहने वाले पौधे। चावल, गेहूँ, मक्का, घासी पौधों के उदाहरण। तो ये आपका कक्षा 4 का पाठ कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।